हेलो, नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ रहे थे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, मैं बता देता हूं आपको एक बार कि पिछली क्लास में हमारा क्या क्या हो चुका है। जैसे कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले हैदराबाद पढ़ा, उसके बाद अवध पढ़ा था, उसके बाद राजपूताना पढ़ा था। राजपूताना के बाद हमने पढ़ा था रोहिलखंड और रोहिलखंड के बाद पढ़ा था फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के बाद हमने शुरू किया था बंगाल। बंगाल के क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में स्पेशल 5वीं क्लास है बंगाल की, और वैसे टोटल अपने 12वें नंबर की क्लास चल रही है क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में। ठीक है, कौन से नंबर की? 12वें नंबर की क्लास चल रही है। हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर जो जून में हो रहा है उसके लिए इतिहास, समग्र इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद जून में नेट होगा, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहे। लाइक, अगर आपने चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक अवश्य बताएं बाद में कि हमें ये थोड़ा सा ऐसा लगा या कुछ भी सुधार आपको लगता है तो जरूर बताइए, हम उसमें अवश्य सुधार करेंगे। ठीक है, तो आज हम बंगाल के बारे में बता देते हैं कि बंगाल का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, स्वतंत्र सत्ता के रूप में कैसे स्थापना हुई थी बंगाल की। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे, एक सेकेंड। बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिद कुली खान के बाद सरफराज खान को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु उसकी जगह बन गया था उसके पिताजी। ठीक है, मोहम्मद शाह, अली मोहम्मद शाह कुछ नाम था। ठीक है, सरफराज खान को बनाया। सरफराज खान के बाद जो उस शासक बना था अली बर्दी खान बना था, और अली बर्दी खान के बाद कौन बना है? सिराजुद्दौला। कौन बना था? सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला के काल में एक तो महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कालकोठरी की घटना थी। सिराजुद्दौला के शासन काल में कौन सी थी? एक तो कालकोठरी की घटना थी जो कि 20-21 जून 1756 को हुई थी, और दूसरा था प्लासी का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता। प्लासी का युद्ध हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है, प्लासी के युद्ध के महत्व लिखना है। हमारा क्या टॉपिक रहेगा? प्लासी के युद्ध के महत्व लिखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और थी अलीनगर की संधि जो 9 फरवरी 1756 को होती है। उसके बाद हमारी कौन सी घटना होती है? कालकोठरी की घटना घटित। ठीक है, कालकोठरी की घटना की जानकारी किसने की थी? दी थी हॉलवेल नामक अंग्रेज ने दी थी। तो हेडिंग डाल लो आप। आज की हेडिंग रहेगी हमारी प्लासी के युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध का महत्व क्या है? प्लासी के युद्ध का महत्व आज की हेडिंग है। एक सेकेंड, यहां से लिखेंगे अपन प्लासी के युद्ध का महत्व, हेडिंग है आज की। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध के महत्व कौन कौन से? सामरिक महत्व था, राजनीतिक महत्व था, आर्थिक महत्व था, बहुत सारे महत्व सामने आए। तो अपन डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग है हमारी सामरिक महत्व। सबसे पहली हेडिंग रहेगी नंबर 1, सामरिक महत्व। ठीक है, कौन सा? सामरिक महत्व। और सामरिक महत्व के बारे में अपन ने लिखना है।
ठीक है, सामरिक महत्व के बारे में अपन को लिखना है। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, प्लासी के युद्ध का, प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व शून्य था। प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व कैसा था? शून्य था, क्योंकि यह युद्ध सैन्य कुशलता की अपेक्षा छल कपट के आधार पर जीता था, विश्वासघात के आधार पर जीता। तो लिखिए, क्योंकि, अगला पॉइंट, क्योंकि यह युद्ध सैन्य कुशलता की अपेक्षा सैन्य कुशलता की अपेक्षा छल कपट तथा विश्वासघात के आधार पर तथा विश्वासघात करके जीता। हाँ, ठीक है ना, मतलब देखा जाए प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व शून्य था। क्यों महत्व शून्य था? क्योंकि यह युद्ध सैन्य कुशलता की अपेक्षा छल कपट और विश्वासघात करके जीता गया था। भाई सिंपल सी बात है ना, के.एम. पर्रिकर ने बोला था कि सभी, मतलब बंगाल के मिर्जाफर, अमीन चंद, माणिक चंद, इन सब ने मिलकर बंगाल की नवाब और नवाबी को अंग्रेजों को बेच दिया था। किसने बोला था? के.एम. पर्रिकर ने। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डाल लो, राजनीतिक महत्व। अगली हेडिंग क्या डालना है? राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व, ठीक है, राजनीतिक महत्व में लिखिए, इस युद्ध का राजनीतिक महत्व अति महत्वपूर्ण था। इस युद्ध का राजनीतिक महत्व अति महत्वपूर्ण था। लिखिए पहला पॉइंट, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के प्रभाव में वृद्धि हुई है। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों के प्रभाव में वृद्धि हुई थी। राजनीतिक महत्व अति महत्वपूर्ण है, बहुत वृद्धि हो गई अंग्रेजों के प्रभाव में। अगला पॉइंट लिखिए, कंपनी अब राजनीतिक शक्तियों के रूप में, कंपनी अब राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरी। ठीक है ना, कंपनी अब कैसे राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरी। अगला पॉइंट लिखिए, जादूनाथ सरकार के अनुसार, या यदुनाथ सरकार भी बोल सकते हैं, जादूनाथ सरकार के अनुसार
इसके अनुसार जादूनाथ सरकार के अनुसार मध्ययुगीन धर्मतंत्र का अंत था। मध्ययुगीन धर्मतंत्र का अंत था। कौन बोल रहे हैं ऐसा? जादूनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार या जादूनाथ सरकार। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में तथा आधुनिक युग का आरंभ हुआ। तथा आधुनिक युग का आरंभ हुआ। ठीक है ना, मध्ययुगीन धर्मतंत्र का अंत था तथा आधुनिक युग का आरंभ हुआ। कौन लिखते हैं ऐसा? जादूनाथ सरकार लिखते, यदुनाथ सरकार लिखते। ठीक है, आगे बढ़े, अगली स्लाइड पे आइए। अब अगला पॉइंट लिखिए, ताराचंद के अनुसार। लिखिए, ताराचंद के अनुसार जादूनाथ सरकार ने क्या बोला? मध्ययुगीन धर्मतंत्र का उदय था, अंत था तथा आधुनिक युग का आरंभ हुआ। कौन बोल रहे हैं? जादूनाथ सरकार बोल रहे हैं। अब ताराचंद क्या बोलते हैं? प्लासी के बाद परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ हुई। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद परिवर्तनों की एक लंबी प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत प्राचीन कालीन आर्थिक लंबी प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत आर्थिक प्राचीनकालीन आर्थिक प्रशासनिक, जिसके अंतर्गत प्राचीनकालीन आर्थिक प्रशासनिक परंपराओं में परिवर्तन आया। प्रशासनिक परंपराओं में परिवर्तन आया। ठीक है, कौन बोल रहा है? ताराचंद ऐसा बोल रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद परिवर्तनों की एक लंबी प्रक्रिया आरंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत प्राचीनकालीन आर्थिक और प्रशासनिक परंपराओं में परिवर्तन आया। किसने बोला? ताराचंद ने बोला। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब हेडिंग डाल लो, आर्थिक महत्व। ठीक है ना, हेडिंग क्या है? आर्थिक महत्व। लिखिए, आर्थिक महत्व। लूट का दौर आरंभ हुआ। लूट का दौर आरंभ हुआ। क्या हुआ? लूट का दौर आरंभ हुआ। बंगाल की बर्बादी का इतिहास यहीं से शुरू हुआ। बंगाल की बर्बादी का इतिहास
यहीं से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ। ठीक है ना, लूट का दौरा आरंभ हुआ तथा बंगाल की बर्बादी का इतिहास यहीं से शुरू हुआ था। कहां से? प्लासी के युद्ध के बाद। अगला पॉइंट, यह दुखों की अंधकार भरी अनंतकालीन लंबी रात का आरंभ था। अनंतकालीन लंबी रात का आरंभ था। ठीक है ना, यह दुखों की अंधकार भरी अनंतकालीन लंबी रात का आरंभ था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, खुली व निर्लज्ज लूट का दौर आरंभ हुआ। खुली व निर्लज्ज लूट का दौर आरंभ हुआ। ठीक है, लूट का दौर आरंभ हुआ। किसने बोला? पर्सिवल स्पीयर ने। पर्सिवल स्पीयर ने ऐसा बोला है। किसने बोला? पर्सिवल स्पीयर ने ऐसा बोला है कि खुली व निर्लज्ज लूट का दौर आरंभ हुआ। ठीक है, और यह भी किसने बोला? यह दुखों की अंधकार भरी अनंतकालीन लंबी रात का आरंभ था। यह बोला है नवीन चंद सेन ने। किसने बोला? नवीन चंद सेन ने। नवीन चंद सेन ने ऐसा बोला है। किसने? यह दुखों की अंधकार भरी अनंतकालीन रात का आरंभ था, खुली व निर्लज्ज लूट का दौर आरंभ हुआ। ये किसने बोला? पर्सिवल स्पीयर ने ऐसा बोला है। कब? प्लासी के युद्ध का महत्व, आर्थिक महत्व लिखा है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो। अब क्या होता है, एक सेकेंड, अब अगला पॉइंट लिखना है अपन को। एक यहां ऐसे स्टार बना के लिख लेना। प्लासी युद्ध की संपूर्ण जानकारी प्लासी युद्ध की संपूर्ण जानकारी सियार उल मुक्तखैरीन क्या है? सियार उल मुक्तखैरीन की पुस्तक से प्राप्त होती है। पुस्तक से प्राप्त होती है। ठीक है, की पुस्तक से प्राप्त होती है, मतलब सियार उल मुक्तखैरीन पुस्तक से प्राप्त होती है, ऐसा लिखिए। की पुस्तक नहीं, पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके रचयिता, आगे लिखिए, इसके रचयिता सियार उल मुक्तखैरीन पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके रचयिता गुलाम हुसैन थे। इसके रचयिता कौन है? गुलाम हुसैन। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? गुलाम हुसैन है। अगली हेडिंग डाल लो, सिराज का मूल्यांकन। भाई थोड़ा सिराज के बारे में हमने पढ़ा है, तो सिराज का मूल्यांकन डालो।
राज्य का मूल्यांकन। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? स्वराज का मूल्यांकन। लिखते हैं स्वराज का मूल्यांकन के बारे में पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, साम्राज्यवादी इतिहासकार डोडवेल और आर्मे के अनुसार, साम्राज्यवादी इतिहासकार डोडवेल और आर्मे, लाइट चालू नहीं है क्या? चालू सब कुछ ठीक। डोडवेल और आर्मे ने सिराज को अत्याचारी, अत्याचारी एवं हत्यारा बताया है, एवं हत्यारा बताया है। किसने बताया? डोडवेल और आर्मी ने। डोडवेल और आर्मी ने इस राज को कैसा बताया? अत्याचारी एवं हत्यारा बताया। बोले अत्याचारी शासक था और इससे निजात मिल गया था किसको? बंगाल की जनता को। अत्याचारी था, हत्यारा था, बहुत। किसने? साम्राज्यवादी इतिहासकार बता रहे, ये भारतीय इतिहासकार नहीं बता रहे, साम्राज्यवादी इतिहासकार बता रहे, और वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहे, मतलब बोले कि अंग्रेजों ने किया वो सही है, गलत नहीं किया था, ऐसा सिद्ध करने के लिए सब कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। हाँ बताया है, आगे लिखिए, इसी में लिख लेते हैं आगे। और बंगाल का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करना, न्यायोचित बताया। कैसा बताया? न्यायोचित बताया, मतलब न्याय उचित बताया कि बंगाल की जनता सिराज से परेशान हो रही थी, लूटमार करता था, अत्याचार करता था, हत्याएं करता था, इसीलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी साम्राज्य में बंगाल का विलय किया था। किसने बोला है ऐसा? डोडवेल और आर्मे ने ऐसा बोला है। अगला पॉइंट लिखते हैं। रॉबर्ट्स के अनुसार यह क्रांति थी रॉबर्ट्स के अनुसार क्या? रॉबर्ट्स के अनुसार यह क्रांति थी जिसमें स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के सहयोग से विदेशियों को बाहर निकाला था। क्या बोल रहा है? इसमें स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के सहयोग से विदेशियों को बाहर निकाला। बंगा मतलब नवाब को क्या बता दिया? विदेशी बता दिया। तो लिखिए, रॉबर्ट्स के अनुसार यह क्रांति थी जिसमें स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के सहयोग से विदेशियों को
विदेशियों, कोष्टक में लिख लेना नवाब, नवाबों को बंगाल से बाहर निकाला। समझे? रॉबर्ट्स क्या बोल रहा है अपने आप को भैया सही ठहराने के लिए? रॉबर्ट्स ने क्या बोला है कि यह एक क्रांति थी जिसमें अंग्रेजों के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के सहयोग से विदेशियों को बाहर निकाला। डोडवेल और आर्मी क्या कहते हैं कि सिराज कैसा था? अत्याचारी और हत्यारा शासक था, जिसमें बंगाल का जो विलय किया है वो इसलिए न्यायोचित ठहराया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। स्मिथ के अनुसार स्मिथ के अनुसार लिखिए, जैस करके लिखिए। स्मिथ के अनुसार स्थानीय लोगों की क्रांति में स्थानीय लोगों की क्रांति में बाह्य लोगों ने, बाह्य कोष्ठक में लिख लेना अंग्रेज, बाह्य लोगों ने सकारात्मक सहयोग किया। लोगों ने सकारात्मक सहयोग किया। कौन बोलता है? स्मिथ ऐसा बोलता है कि मतलब स्मिथ ने बोला यह एक क्रांति थी। बिल्कुल ऐसा सत्य बात है कि एक क्रांति थी, बंगाल की प्रथम क्रांति बोलते हैं, प्लासी के युद्ध को द्वितीय क्रांति बोला जाता है शायद जब इसको मीर जाफर को हटाते हैं, जब दूसरी क्रांति। ठीक है, तो यह एक क्रांति थी जिसमें स्थानीय लोगों का साथ बाह्य लोग, बाह्य बोले तो अंग्रेज, ने दिया था। और रॉबर्ट्स क्या बोलता है कि यह एक क्रांति थी जिसमें स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के सहयोग से विदेशियों को बाहर निकाला। विदेशी किसको बोला गया? यहाँ नवाब को बोला गया, मतलब सिराज को बोला गया। ठीक है, और डोडवेल और आर्मी क्या बोलते हैं? इन्होंने बोला कि सिराज कैसा था? अत्याचारी, हत्यारा शासक था। ठीक है ना? डोडवेल और आर्मी ने बोला था सिराज अत्याचारी एवं हत्यारा शासक था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। पीजे मार्शल ने सकारात्मक क्रांति बताया। पीजे मार्शल ने प्लासी के युद्ध को सकारात्मक क्रांति बताया है। ठीक है, पीजे मार्शल ने प्लासी के युद्ध को कैसी क्रांति बताई? सकारात्मक क्रांति बताई पीजे मार्शल ने। ठीक है, आगे बढ़े। अगली हेडिंग डाल लो मीर जाफर, क्योंकि अब कौन शासक बन जाएगा? मीर जाफर शासक बन जाएगा। मतलब जमा के लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो जानबूझकर गलत हो जाता है। इसलिए सिंपल सी जल्दी जल्दी लिखो, आप भी और हम भी। ठीक है, लिखते हैं इनके बारे में। किसके बारे में? मीर जाफर के बारे में। महान मूर्ति थी, जो कि बाद में एक सिराज क्लाइव का सीआर बन के रह गया। कौन? मीर जाफर। ऐसा शासक हुआ जो कि क्लाइव का सीआर बनकर रह गया था। ठीक है ना? क्लाइव का सीआर बनकर रह गया, कुत्ता, सीधी सी बात है, क्लाइव का कुत्ता बनकर रह गया। लिखते हैं अपन इसके बारे में।
कब से कब तक बैठता है वो देख लो पहले। 2 जुलाई 1757 से अक्टूबर 1760 तक बैठता है। अक्टूबर 1760 तक बैठता है। और जब ये हटता है ना, इसकी जगह मीर कासिम को शासक बनाया जाता है। उस समय बंगाल की दूसरी क्रांति हुई, उसे बंगाल की दूसरी क्रांति का नाम दिया। ठीक है, मीर जाफर 2 जुलाई 1757 से अक्टूबर 1760 तक बैठता है। हालांकि इसके बाद 1764 में भी बनता है, 63 के बाद ये बनता है। कब? जब मीर कासिम उनका विद्रोह कर देता है, अंग्रेजों का विद्रोह करता है, इनके विरुद्ध हो जाता है, तो अंग्रेज फिर से पुनः मीर जाफर को बैठाते। ठीक है, चलो लिखते हैं अगला। इसमें मीर जाफर के समस्त कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। अब देखो क्या होता है कि मीर जाफर शासक बन गया, सिराजुद्दौला मारा गया था। अब इसकी जगह मीर जाफर शासक बन गया, जो संधि हुई उसके अनुसार मीर जाफर को शासक बना दिया। अब मीर जाफर शासक बनता है तो समस्त कार्यों को अपने 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे एक तो प्रशासनिक कार्य और दूसरा अंग्रेजों के लिए किए गए कार्य। अंग्रेजों को क्या क्या कार्य किए? जो संधि हुई थी ना अमीन चंद के नेतृत्व में, सभी सिराज विरोधी गुट और अंग्रेजों के मध्य अमीन चंद ने जो संधि कराई थी, उस संधि के तहत अंग्रेजों को क्या क्या कार्य किए थे, और दूसरा स्वयं प्रशासनिक क्या क्या कार्य किए, किसने? मीर जाफर ने। तो अपन यहां पहला पॉइंट लिखेंगे, मीर जाफर के समस्त कार्यों को मीर जाफर के समस्त कार्यों को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, मीर जाफर के समस्त कार्यों को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। और 2 भाग अपन यहां बना लेते हैं, इसी में से यहां 2 भाग हैं। ठीक है, लिखिए मीर जाफर के समस्त कार्यों को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग है प्रशासनिक कार्य और दूसरा है कंपनी के लिए कार्य। तो अपन पहले लिखेंगे कंपनी के लिए किए गए कार्य। दूसरा भाग है प्रशासनिक कार्य। ठीक है ना, पहला भाग कौन सा है? कंपनी के लिए किए गए कार्य, और दूसरा भाग है प्रशासनिक कार्य। तो हमारी हेडिंग रहेगी कंपनी के लिए किए गए कार्य। ठीक है, हमारी हेडिंग कौन सी है? कंपनी के लिए किए गए कार्य। पहला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे। ठीक है ना, कंपनी के लिए किए गए कार्यों में पहला पॉइंट लिखेंगे। और लिखिए 24 परगने की जागीरें कंपनी को दी गई थी, क्योंकि संधि में ऐसा प्रावधान था कि आपको संधि में 2 प्रावधान, मतलब 13 प्रावधान थे, और 2 प्रकार की संधि हुई थी। एक तो असली जो थी मेन संधि थी, उसमें 13 प्रावधान थे, और एक थी जाली प्रारूप पर, मतलब 2 प्रारूप बने थे। एक तो मुख्य प्रारूप था, दूसरा जाली प्रारूप था। जाली प्रारूप पे 14 शर्तें थी, और जो असली प्रारूप मुख्य प्रारूप था उस पर 13 शर्तें थी। 13 शर्तों में एक शर्तें कौन सी थी कि 24 परगने की जमीन अंग्रेजों को, कंपनी को दी जाएगी। ठीक है, तो लिखिए 24 परगने की जमीन
कंपनी को दी जाएगी। चौबीस परगने की जमीन किसको दी जाएगी? कंपनी को दी जाएगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए, कलकत्ता में टकसाल खोलने की अनुमति दी जाएगी। कलकत्ता में टकसाल खोलने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है ना। कलकत्ता में टकसाल खोलने की अनुमति दी जाएगी। प्रथम टकसाल अगस्त 1757 में खोली गई थी। देखिए, प्रथम टकसाल अगस्त 1757 में खोली गई। प्रथम टकसाल कब खोली गई? अगस्त 1757 में। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, व्यक्तिगत रूप से क्लाइव को क्लाइव को 2,34,000 पाउंड राशि दी गई तथा इसकी आधी वाटसन को दी गई। ये राशि क्यों दी गई? एक तरह की घूस, मतलब मीर जाफर बोला था कि मेरे को तुम शासक बना दो, मैं आपको इतनी घूस दूंगा, और इसीलिए तो मीर जाफर को क्लाइव का सीआर बोला गया था। भाई घूस देकर बैठा था ना वो, इसीलिए तो क्लाइव का सीआर बोला गया मीर जाफर को। ठीक है, आगे लिखे। अब सही रहा? बिल्कुल, आगे बढ़े बिंदास, कोई समस्या नहीं। लिखिए अगला पॉइंट, 1.7 करोड़ क्षतिपूर्ति दी जाएगी। क्या बोला क्लाइव कि 1 मतलब 1,77,00,000 रुपए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। कौन सी? जो हमारी कालकोठरी घटना में क्षति हुई है। ठीक है, हमने युद्ध किया उसमें क्षति हुई है, उस क्षतिपूर्ति के रूप में कितना दिया जाएगा? 1.77 करोड़ रुपए। तो लिखिए 1.77 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएंगे या दिए जाएंगे, है ना। कितने रुपए दिए जाएंगे? 1.77 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। भाई युद्ध किसने किया? प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने। फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं हमारी क्षतिपूर्ति हुई है, हमारा नुकसान हुआ है युद्ध में। तो वो कितने हुआ है? 177 करोड़, मतलब 1,77,00,000 रुपए नुकसान हुआ है, और वो भरपाई कौन करेगा? मीर जाफर करेगा। कहां से? बंगाल के कोष से। ठीक है, आगे लिखते हैं, बंगाल में कंपनी कर्मचारियों को निःशुल्क व्यापार की अनुमति दी जाएगी। बंगाल में कंपनी कर्मचारियों को
कर्मचारियों को निशुल्क व्यापार की अनुमति दी। ऐसा दी जाएगी नहीं, दे दी थी। निशुल्क व्यापार की अनुमति दी। ठीक है ना, निशुल्क व्यापार की अनुमति दी। कब? बंगाल में कंपनी कर्मचारियों को निशुल्क, कहां पर? बंगाल में। अगला पॉइंट लिखिए। इस प्रकार कंपनी के, आगे लिखिए, इस प्रकार कंपनी के राजस्व में इस प्रकार कंपनी के राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कंपनी के राजस्व में अप्रत्याशित ठीक है ना, इस प्रकार कंपनी के राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस वृद्धि का प्रयोग, इस वृद्धि राशि का प्रयोग कंपनी द्वारा इस प्रकार किया। इस प्रकार किया मतलब जो कंपनी के खजाने में, कंपनी के कोष में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, उस वृद्धि वाले पैसे का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था? एक तो चीन में साम्राज्यवाद में किया, चीन के व्यापार में किया था इन्होंने। दूसरा, जो ये पैसा कमा रहे थे उसे कहाँ भेज रहे थे? इंग्लैंड भेज रहे थे, और इंग्लैंड से जो पुनः वापस आता उसको वो लगाया था लागत पूंजी के रूप में। तो दो तरह से प्रयोग किया था, एक तो चीन में साम्राज्य विस्तार में किया, दूसरा लागत पूंजी के रूप में किया। अर्थात क्या था? चीन में साम्राज्य विस्तार मतलब चीन में व्यापार कर रहे थे, बढ़ा रहे थे अपना साम्राज्य, और लागत पूंजी के रूप में मतलब था कि भारत में जो विकास कर रहे हैं, अंग्रेज भारत में जो विकास कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? अंग्रेज से आ रहा है, अब इंग्लैंड से आ रहा है, और उसके बदले इंग्लैंड से आ रहा है तो वो अपन को वापस भेजना पड़ेगा। कहां से? बंगाल से लूट कर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं निम्न प्रकार किया। यहां देखते हैं कहां कहां निम्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार किया, तो लिखते हैं अपन। कैसे किया था? एक तो लागत पूंजी के रूप में प्रयोग किया, लागत पूंजी के रूप में, और दूसरा चीन में निवेश। दूसरा कहां किया? चीन में निवेश। ठीक है, देखिए लागत पूंजी में आपको लिखना है, लागत पूंजी में लिखिए अत्यधिक राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा अत्यधिक राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा हिस्सा लागत पूंजी के रूप में इंग्लैंड भेजा जा रहा था। इंग्लैंड भेजा जा रहा था।
ठीक है ना, किसके रूप में, लागत पूंजी के रूप में इंग्लैंड भेजा जा रहा था। अगला पॉइंट लिखिए, धन निष्कासन की यह शुरुआत थी। धन निष्कासन की यहीं से शुरुआत हुई, ऐसा लिखिए, यहीं से शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट लिखिए, राजस्व का एक भाग चीन में निवेश किया जा रहा था। राजस्व का एक भाग चीन में निवेश किया जा रहा था। ठीक है ना, राजस्व का एक भाग कहां, चीन में निवेश किया जा रहा है। जिस कारण वित्तीय लाभ के साथ साथ वित्तीय लाभ के साथ साथ अफीम और सोरा अफीम व सोरा जैसे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है भाई। मतलब बंगाल से राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। कहां से, बंगाल से राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। उस अप्रत्याशित वृद्धि का प्रयोग अंग्रेज कहां कर रहे थे, एक तो पूंजी लागत के रूप में कर रहे थे। पूंजी लागत का मतलब था कि आपके यहां जो भारत में विकास किया जा रहा है तो उसका पैसा कहां से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, तो भाई वो पैसा वापस तो करना पड़ेगा। तो एक हिस्सा वो पैसा वापस करने में पहुंचा रहे थे। मतलब ये क्या था, धन निष्कासन था। भाई वो विकास कर रहे अपने लिए, उन्हें उनके व्यापार के लिए जरूरत थी, इसलिए वो विकास कर रहे। हमें थोड़ी जरूरत थी कि हमारे यहां विकास करो उस समय। तो उन्होंने क्या बोल दिया, पूंजी लागत के रूप में एक हिस्सा दिया जा रहा है। दूसरा था, चीन में भी निवेश कर रहे थे ये लोग। उस समय चीन में साम्राज्यवाद बढ़ा रहे थे, निवेश कर रहे थे, व्यापार बढ़ा रहे थे। तो वहां से राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ अफीम और सोरा जैसे व्यापार पर भी एकाधिकार प्राप्त हो, किसको, अंग्रेजों को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। यहां लिखिए, मीर जाफर द्वारा कंपनी को दिए गए विशेषाधिकारों दिए गए कंपनी के विशेषाधिकारों तथा विभिन्न छूटों के बदले मतलब मीर जाफर ने कंपनी को दिए गए विशेष अधिकार और विभिन्न छूटों के बदले कंपनी ने मीर जाफर को मीर जाफर को अली गौहर, कौन था, मुगल बादशाह का पुत्र। हाँ उस समय हाँ हाँ अली गौहर मुगल बादशाह का पुत्र था। तो जाफर को अली गौहर पुस्तक में लिख लेना, शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दीन शाह आलम द्वितीय, ठीक है। हाँ, अली गौहर शाह आलम द्वितीय के विरुद्ध सैन्य सहायता दी, के विरुद्ध सैन्य सहायता, सैन्य सहायता किसने दी थी? अंग्रेजों ने। भाई उस समय मुगल शासक का पुत्र था अली गौहर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बंगाल पर, बिहार पर आक्रमण कर रहा था, बंगाल बिहार पर आक्रमण कर रहा था, तो अंग्रेजों ने उसके बदले सैन्य सहायता दी, ठीक है। आगे लिखते हैं। और ये कौन था? आलमगीर का पुत्र था। अली गौहर किसका पुत्र था? आलमगीर का पुत्र था, ठीक है ना। लिखिए, अली गौहर शाह आलम द्वितीय अली गौहर पुस्तक में लिख लेना शाह आलम द्वितीय आलमगीर, हाँ ऐसा लिखिए, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, मुगल बादशाह आलमगीर का पुत्र था, ठीक है ना। अली गौहर किसका पुत्र था? आलमगीर का पुत्र था। अगला पॉइंट लिखते हैं। इसमें 1700, अगला पॉइंट लिखिए, इसने 1759 में, इसने 1759 में, इसने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया, बिहार पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने जाफर की मदद की। जाफर बोले तो की मदद की, जाफर बोले तो मीर जाफर, ठीक है। तब अंग्रेजों ने जाफर की मदद की। अगला पॉइंट लिखिए, परिणाम स्वरूप जाफर ने क्लाइव, परिणाम स्वरूप जाफर ने क्लाइव और अली गौहर के मध्य, और मुगल बादशाह, ऐसा लिखिए, मुगल बादशाह आलमगीर के मध्य, आलमगीर के मध्य समझौता कराया या मुलाकात कराई, ऐसा लिखिए, मुलाकात कराई। ठीक है ना। मुगल बादशाह आलमगीर के मध्य मुलाकात कराई थी। किसने? जाफर ने। अब क्या होता है, किसके मध्य कराई थी? मुगल बादशाह आलमगीर के मध्य। अब जब इनके बाद मुलाकात हुई तो आलमगीर ने क्लाइव को कुछ छूटें और अधिकार दिए थे, क्लाइव को कुछ छूटें और अधिकार दिए। तो हेडिंग है अपनी, आलमगीर ने क्लाइव को, ऐसा लिखिए, आलमगीर द्वारा क्लाइव को दी गई छूटें या अधिकार, आलमगीर द्वारा
क्लाइव को दी गई छूटें स्लैश अधिकार। ठीक है, क्या क्या छूटे और अधिकार दिए वो अपन लिखते हैं। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, 6,000 का मनसब, 6,000 का मनसब और उमरा की उपाधि। 6,000 का मनसब और उमरा की उपाधि दी। ठीक है ना, किसको? क्लाइव को। मतलब आलमगीर द्वारा क्लाइव को दी गई छूटें और अधिकार। 6,000 का मनसब दिया और उमरा की उपाधि थी। अगला पॉइंट लिखिए, 24 परगने का क्षेत्र, 24 परगने का क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से चौबीस परगने का क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से क्लाइव को दिया गया था। क्लाइव को दिया गया। किसने दिया था? आलमगीर ने दिया था। किसने दिया? आलमगीर ने क्लाइव को दिया। 24 परगने का क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से क्लाइव को दिया। अभी तक किसको दिया था? कंपनी को दिया गया था। किसने दिया था? मीर जाफर ने कंपनी को दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसको मिल गया था? क्लाइव को मिल गया। अगला पॉइंट लिखिए। अब क्या होता है? आलमगीर की मृत्यु हो जाती है, तो अब जो शासक बनता है वो कौन बनता है? अली गौहर बनता है। कौन बनता है? अली गौहर बनता है। तो लिखिए, या नोट करके लिख लेना, अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से, शाह आलम द्वितीय के नाम से अगला मुगल बादशाह बना। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। ठीक है ना? आलमगीर अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से अगला मुगल बादशाह बना। और कब से कब तक रहता है? 1760 से 1788 तक। 1760 से 1788 तक। ठीक, मुगल बादशाह कौन बन गया था? शाह आलम द्वितीय। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से बैठता है 1760 से 1788 तक। ठीक है, आगे बढ़े। अब हेडिंग डालो प्रशासनिक कार्य। अभी हमने किसके? कंपनी के लिए किए गए कार्य देखे थे। अब हेडिंग डालो प्रशासनिक कार्य। किसके कार्य देख रहे हैं हम? पहली बात तो ये बताइए, मीर जाफर के प्रशासनिक कार्य। किसके? मीर जाफर के प्रशासनिक कार्य हम देख रहे हैं। ठीक है ना? किसके देख रहे हैं? मीर जाफर के प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं। दिख तो रहा है ना सब क्लियर? चलो आगे लिखें, बढ़े अब। ठीक है, सब रेडी? चलिए, हिंदू अधिकारियों, अब प्रशासनिक कार्य में सबसे बड़ा इसका प्रशासनिक कार्य था, हिंदू अधिकारियों के स्थान पर
मुस्लिमों को नियुक्त कर रहा था। सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य माना था। देखते हैं अपन क्या क्या किया था। ठीक है, जैसे बिहार के नवाब को, उसके बाद ढाका के हिंदू, जितने भी हिंदू थे उनकी जगह कौन, मुस्लिमों को नियुक्त करना इसका प्रमुख कार्य था। तो लिखिए, हिंदू अधिकारियों के स्थान पर हिंदू अधिकारियों के स्थान पर मुस्लिम अधिकारियों को नियुक्त करना, मुस्लिम अधिकारियों को नियुक्त करना। ठीक है, जैसे जैसे देखते हैं, जैसे पहला पॉइंट लिखिए, बिहार के राजा नायब नवाब, बिहार के राजा नायब नवाब, क्या नाम है, नायब नवाब बोलेंगे, मतलब दो, नायब नवाब का मतलब सूबेदार और दीवान दोनों का पद संयुक्त। ठीक है, तो बिहार के राजा नायब नवाब कोष्टक में लिखना है राम नारायण, बिहार के राजा कोष्टक में लिखना नायब नवाब, बिहार के राजा राम नारायण को हटाने का प्रयास किया, को हटाने का प्रयास किया, परंतु हटा नहीं पाए, है ना, परंतु हटा नहीं पाया कौन, मिर्जापुर। बिहार के राजा नायब नवाब राम नारायण को हटाने का प्रयास किया परंतु हटा नहीं पाया। क्यों नहीं, क्यों हटाने का प्रयास किया, क्योंकि इसने सिराज के विरुद्ध मिर्जापुर का सहयोग नहीं किया। तो लिख लीजिए, क्योंकि क्योंकि राम नारायण ने राम नारायण ने सिराज के विरुद्ध सिराज के विरुद्ध मीर जाफर का सहयोग नहीं किया। ठीक है ना, सिराज के विरुद्ध मीर जाफर का सहयोग नहीं किया था। अगला पॉइंट लिखिए, उड़ीसा के राजा उड़ीसा के राजा राम रम सिंह, उड़ीसा के राजा राम रम सिंह को हटाने का प्रयास किया, राम रम सिंह को हटाने का प्रयास किया। ठीक है ना, उड़ीसा के राजा राम रम सिंह को हटाने का प्रयास किया। अगला पॉइंट लिखिए, पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटा दिया, पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटा दिया। ठीक है ना, पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटा दिया, बिहार के राजा राम नारायण को हटाने का प्रयास किया, उड़ीसा के राजा राम रम सिंह को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटा दिया। समझ में, पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटा दिया। अगला पॉइंट लिखिए, मुर्शिदाबाद के हाकिम राय दुर्लभ को मुर्शिदाबाद के मुर्शिदाबाद के
हाकिम राय दुर्लभ को हटाने का प्रयास किया। कहां के? मुर्शिदाबाद का जो हाकिम था उसको हटाने का प्रयास किया था। मुर्शिदाबाद के हाकिम राय दुर्लभ को हटाने का प्रयास किया था। अब क्या होता है, ये काम कर रहा था कौन? मिर्जापुर। तो भाई इसके विरुद्ध हिंदू दल का फिर गठबंधन हो गया और इसका विरोध शुरू कर देंगे। किसका? मिर्जापुर का। तो अब लिखते हैं इस नीति के कारण मीर जाफर के विरोधियों का एक विरोधी गुट बन गया। विरोधी गुट बन गया था। ठीक है ना? इस नीति के कारण मीर जाफर के विरोधियों का एक विरोधी गुट बन गया, क्योंकि उसने क्या है, हिंदू व्यक्तियों को उच्च पदों से हटाने की एक नीति अपनाई थी। किसने? मीर जाफर ने। अगला पॉइंट लिखते हैं। अभी इसके कारण क्या क्या, वो नीति के कारण बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। दूसरा कारण क्या और दूसरी समस्या क्या आई थी? एक समस्या तो यही थी कि उसके विरुद्ध एक विरोधी गुट बन गया। दूसरी समस्या थी बंगाल में आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगा। बंगाल में आर्थिक संकट क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को अंधाधुंध पैसा दिया गया था। 2,33,000 किसका दिया गया था? मतलब क्लाइव को दिया गया। इसका आधा किसको दिया गया? वाटसन को दिया गया। 1,77,00,000 क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया। और अंग्रेजों की जब इच्छा होती, जब खजाने से पैसे लेकर चले जाते, तो बंगाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। अगला पॉइंट, बंगाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है ना? बंगाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों की बढ़ती धन लालसा, अंग्रेजों की बढ़ती धन लालसा पूरी नहीं हो पा रही थी। पूरी नहीं हो पा रही थी। अंग्रेजों की बढ़ती धन लालसा पूरी नहीं हो पा रही थी। बंगाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिस कारण अब क्या, अंग्रेजों की जो लालसा थी, धन जितना धन लेना चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा। अगला पॉइंट लिखिए, बढ़ते आर्थिक संकट के कारण बढ़ते आर्थिक संकट के कारण बंगाल में जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। विद्रोह होने लगे थे। ठीक है ना? बढ़ते आर्थिक संकट के कारण बंगाल में जगह जगह विद्रोह होने लगे।
अब क्या होता है, मीर जाफर इस कूटनीति को समझ गया था कि बंगाल में जो अव्यवस्था फैल रही है उनका कारण कौन है, अंग्रेज है। मीर जाफर इस कूटनीति को समझ गया था कि बंगाल में जो अव्यवस्था फैल रही है उसका कारण कौन है, अंग्रेज है। तो अंग्रेज है, तो उसने क्या किया, मीर जाफर ने डचों को बुला लिया था और डचों से फिर बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में डच पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। अब डच पराजित हो जाते हैं तो डचों का तो समापन हो ही जाता है बेदरा के युद्ध के बाद। अब क्या होता है, अंग्रेजों को मीर जाफर की कूटनीति समझ में आ गई, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब पद से हटाना मुख्य रूप से समझा था। अब उनका जो अगला कार्य था अंग्रेजों को कि मीर जाफर को पद से हटाना है, नवाब पद से, और मीर जाफर को नवाब पद से हटाएंगे तो अगला नवाब जो बनेगा मीर कासिम बने। तो लिखते हैं अपन, लिखिए, बंगाल में इस अव्यवस्था का कारण बंगाल में इस अव्यवस्था का कारण अंग्रेज है। यह मीर जाफर समझ गया, बंगाल में इस अव्यवस्था का कारण अंग्रेज हैं, यह मीर जाफर समझ गया। ठीक है ना, यह कौन समझ गया, मीर जाफर समझ गया था। जाफर ने डचों की सहायता से, अब क्या होता है, समझ गया, परिणाम स्वरूप जाफर ने डचों की सहायता से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। बंगाल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप जाफर ने डचों की सहायता से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने का प्लान बनाया था। समझ में आया, योजना बनाई या प्लान बनाया। मैंने सीधा से प्लान लिख दिया, हालांकि आपको योजना लिखना चाहिए, मुझे भी योजना लिख। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। परंतु अंग्रेज सेनापति कर्नल फोर्ड ने, अब यहां लिखना, यहां से ध्यान है ना, परंतु अंग्रेज सेनापति कर्नल फोर्ड ने बेदरा के युद्ध में, कर्नल फोर्ड ने 1759 में बेदरा के युद्ध में, या बेदरा मिल जाता है या कहीं कहीं बेदारा भी मिल जाता है ना, बेदरा के युद्ध में डचों को बुरी तरह पराजित किया। डचों को बुरी तरह पराजित किया। बुरी तरह पराजित किया तथा डचों का समापन शुरू हुआ। अब अंग्रेजों को
मीर जाफर की कूटनीति समझ में आ गई। कूटनीति समझ में आ गई। ठीक है ना। अब अंग्रेजों को मीर जाफर की कूटनीति समझ में आ गई। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, बेदरा का युद्ध 1759। हेडिंग डालना है बेदरा का युद्ध 1759। किस किस के मध्य होता है? पहली बात तो ये बताओ, अंग्रेज और डचों के मध्य होता है। बेदरा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। लिखिए पहला पॉइंट, डचों की समुद्री शक्ति समाप्त हुई। डचों की समुद्री शक्ति समाप्त हुई। ठीक है ना, डचों की समुद्री शक्ति समाप्त हो गई कब? बेदरा के युद्ध के बाद। अगला पॉइंट लिखिए, मीर जाफर अब अंग्रेजों की नजर में मीर जाफर अब अंग्रेजों की नजर में षड्यंत्रकारी बन गया था। षड्यंत्रकारी बन गया। ठीक है, जिसको नवाब पद से हटाना मुख्य या महत्वपूर्ण समझा जा रहा था। नवाब पद से हटाना महत्वपूर्ण समझा जा रहा था। ठीक है ना, नवाब पद से हटाना महत्वपूर्ण समझा जा रहा। किसने? अंग्रेजों में। अगला पॉइंट लिखते हैं, फरवरी 1760 में ये बेदरा का युद्ध है, अपन अलग से वो चलेंगे, ये बेदरा के युद्ध की होते पॉइंट। ठीक है, यहां लिखिए, फरवरी 1760 में अब फरवरी 1760 की घटनाएं हैं। फरवरी 1760 में क्लाइव की वापसी हुई। क्लाइव की इंग्लैंड वापसी हुई। कहां? इंग्लैंड वापसी हुई। ठीक है ना, अब क्या होता है, क्लाइव जाता है तो क्लाइव की जगह जो उत्तराधिकारी है, अगला गवर्नर बन के आता, उसका नाम था वेंसीटाट। क्या नाम था? वेंसीटाट। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मुझे लगता है देख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा है ना। तो इसका क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वेंसीटाट था, परंतु वेंसीटाट 2-3 महीने बाद आता है, जब तक इसका कार्यभार, गवर्नर पद का कार्यभार किसने संभाला था? हॉलवेल ने संभाला था। वही हॉलवेल है जिसने कालकोटरी घटना की जानकारी दी। वही हॉलवेल है जिसने कालकोटरी की घटना की जानकारी दी। तो कब? फरवरी 1760 में क्लाइव की इंग्लैंड वापसी हुई। अगला पॉइंट लिखिए, इंग्लैंड वापसी हुई। क्लाइव का उत्तराधिकारी तथा क्लाइव का उत्तराधिकारी वेंसीटाट को बनाया गया था। इसको वेंसीटाट को बनाया।
इसको बनाया गया था, वेंसीटाट को बनाया गया था। अगला पॉइंट लिखिए, वेंसीटाट के भारत आने तक हॉलवेल को कार्यवाहक गवर्नर बनाया। ठीक है ना, हॉलवेल को कार्यवाहक गवर्नर बनाया था। ठीक है ना, वेंसीटाट के भारत आने तक। अगला पॉइंट लिखिए, जिसने अधिक धन लालसा के चक्कर में मीर कासिम से कुछ समझौते कर लिए थे। किसने? हॉलवेल ने। तो यहां लिखिए, जिसने अधिक धन लालसा हेतु मीर कासिम से समझौता किया। ठीक है ना। अब अगली हेडिंग है, यह समझौता कब होता है? 27 सितंबर 1760 को हुआ, जिसमें निम्न शर्तें थी। और कैसा था? मतलब देखा जाए तो इस पे पूर्ण रूप से सहमति नहीं बनी, जब तक वेंसीटाट नहीं आ जाता है तब तक पूर्ण सहमति नहीं बनी थी। तो अर्थात ये समझौता तो कर लिया बट पूर्ण सहमति नहीं थी। हेडिंग है, अगली स्लाइड पर आ जाइए। यह समझौता 27 सितंबर 1760 को, यह समझौता 27 सितंबर 1760 को हुआ, जिसके निम्न प्रावधान थे। ठीक है, मतलब जो समझौता हुआ हॉलवेल और मीर कासिम के नेतृत्व में, उसके निम्न प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान थे वो हम देखते हैं। पहला प्रावधान लिखिए, मिदनापुर वर्तमान एक सेकेंड, मिदनापुर वर्धमान तथा मिदनापुर वर्धमान तथा चटगाम की जागीरदारी दी जाएगी। चटगाम की जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा लिखिए, जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मिदनापुर वर्धमान तथा चटगाम की जिम्मेदारी दी जाएगी। सिलहट के चूना व्यापार में 50% कंपनी को, चूना व्यापार में, ऐसा लिखिए, चूना व्यापार का 50% लाभ कंपनी को दिया जाएगा। ठीक है, चूना व्यापार का 50% लाभ किसको दिया जाएगा? कंपनी को दिया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, दक्षिण भारत की लड़ाई में
लड़ाइयों में, भाई बोले दक्षिण भारत की लड़ाई कौन सी चल रही थी सर? इस समय दक्षिण भारत की तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, और आगे भी उन्हें पता था आगे मैसूर से युद्ध होना है, मराठों से युद्ध होना है, तो लिखा था, ये शर्तें रखी थी कि दक्षिण भारत की लड़ाइयों में मीर कासिम सहयोग करेगा और 5 लाख की सहायता अलग से देगा। तो लिखिए, लड़ाइयों में कासिम 5 लाख की लड़ाइयों में कासिम 5 लाख की सहायता राशि देगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, कंपनी का मित्र व शत्रु, कंपनी का मित्र व शत्रु कासिम का मित्र व शत्रु होगा। ठीक है ना, कंपनी का मित्र व शत्रु कासिम का मित्र व शत्रु। अगला पॉइंट लिखिए, कंपनी को नायब पद दिया जाएगा। नायब पद दिया जाएगा, कंपनी को नायब पद दिया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, कासिम की सहायता हेतु, कासिम की सहायता हेतु अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, और इसका खर्चा कौन देगा? कासिम देगा। ठीक है ना, रखी जाएगी। इतने सारे प्रावधान थे किस संधि में? इस संधि में, मतलब हॉलवेल और कासिम के नेतृत्व में जो संधि हुई थी उसमें कब हुई? 27 सितंबर 1760 को हुई। उसमें ये सारे प्रावधान थे। अगला पॉइंट लिखिए, अब यहां लिखिए, यह प्रस्ताव वेंसीटाट को पसंद आया और अक्टूबर में वेंसीटाट पसंद आया तथा अक्टूबर में वेंसीटाट व कैलॉड मुर्शिदाबाद पहुंचे। कैलॉड मुर्शिदाबाद पहुंचे। ठीक है, कब पहुंचे? अक्टूबर में कैलॉड मुर्शिदाबाद पहुंचे। कौन? वेंसीटाट और कैलॉड कहां पहुंचे थे? मुर्शिदाबाद पहुंचे। अगला पॉइंट लिखिए, इसी में लिखिए, यहां पर इस संधि को क्रियान्वयन किया गया। यहां पर इस संधि का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है ना, क्रियान्वयन किया गया था। साथ ही जिसके साथ ही क्या हुआ था वो आगे अगली स्लाइड पे देखते हैं। जिसके साथ ही लिखिए, पहला पॉइंट, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम को
बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने गद्दी त्यागी। मीर जाफर ने गद्दी त्यागी तथा मीर जाफर को $15,000 की पेंशन देकर $15,000 की पेंशन देकर कलकत्ता में रखा गया था। कलकत्ता में रखा गया था। ठीक है, कहां रखा गया? कलकत्ता में रखा गया। इस प्रकार, अगला यहां आ जाइए। इस प्रकार ऐसा लिखिए, इसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया। दूसरी क्रांति कहा जाता है। इसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। ठीक है ना, इसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। तथा पहली क्रांति 1757 में कहा जाता है, जिसमें अक्टूबर 1760 में अक्टूबर 1760 में अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम को नवाब बनाया। ठीक है, और पहली क्रांति कब हुई? 23 जून 1757 को, जिसमें सिराज को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया था। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो रहेगी हमारी मीर कासिम रहेगी। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी मीर कासिम रहेगी, जिसे अपन पढ़ेंगे कल। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।